हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्वा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। बेसिकली ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कहीं चीज़ें सेम तो नहीं, बट ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मगर उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन। सो इट इम्प्लाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, पीपल के अंडर आते हैं जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए लाइक ऊषा, आशा, एएनएम हो गई, मिडवाइफ्स हो गई हमारी, राइट। और इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ गया लाइक सीएचसी हो गया, पीएचसी हो गया, सब सेंटर्स हो गए हमारे। और रिसोर्सेज के अंदर हमारी वो सब फैसिलिटीज आती हैं जो लोगों को दी जाती हैं, राइट। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है हम पीपल को, इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके जिससे कि प्रॉपरली हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को डिलीवर की जा सके, जिससे कि हम लोगों की हेल्थ नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे किसी वुमेन की डिलीवरी होनी है, राइट, तो उसको हेल्थ केयर डिलीवर की जानी है और इसके लिए जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, जिस इंस्टीट्यूट में वो अपनी डिलीवरी करवा रही है उसके अंदर जो मैन पावर हो गई, उसके अंदर जो फैसिलिटीज हो गई। ओके, तो अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है लोगों का, इंस्टीट्यूट का और जितनी भी फैसिलिटीज है उन सबका, जिससे कि लोगों को अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट केयर डिलीवर की जा सके, राइट। तो अब हम बात करते हैं मॉडल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पे। इस सिस्टम को हम स्टीवन सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं और ये मॉडल बेस्ड है जनरल सिस्टम थ्योरी के ऊपर, राइट। और इसके अंदर कुछ 4 कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इनपुट, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सिस्टम एंड आउटपुट्स, जिसको हम आगे वाले चार्ट में पूरा स्टडी करेंगे। तो ये है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मॉडल। इसको आपको सबसे पहले इस तरीके से याद रखना है कि इनपुट को जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में गया, जिससे कि उसकी हेल्थ में इंप्रूव आता और उसको अपना आउटपुट शो होता, राइट। ये याद करने का तरीका, अब इसको समझते हैं। इनपुट क्या है? इनपुट है हमारा किसी भी पेशेंट या फिर कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस में चेंज होना, मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम का डेवलप होना, राइट। तो किसी भी पेशेंट को जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज को लेने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में जाता है और उन हेल्थ केयर सर्विसेज का नेचर कैसा रहता है? क्योरेटिव। सबसे पहले इसमें क्योरेटिव, तो क्योरेटिव का मतलब है उस बीमारी का पर्टिकुलर पूरी तरह से इलाज होना, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव के अंदर आता है लाइक किसी भी डिजीज के डेवलप होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, उसकी रोकथाम करना। इसका बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीनेशन, जिसमें हम किसी भी बच्चे को डिजीज होने से पहले उसकी रोकथाम करते हैं। इसके बाद आता है प्रमोटिव, मतलब जो लोगों की हेल्थ है उसको प्रमोट करना। अब क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव टाइप की हेल्थ केयर सर्विसेज लेने इंसान कहाँ पे जाएगा? हेल्थ केयर सिस्टम में जाएगा, राइट। तो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा हो सकता है? पब्लिक इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है या फिर इंडिजिनस हो सकता है, ठीक है। ओके, जब कोई इंसान हेल्थ केयर सिस्टम में जाके अपना इलाज कराएगा तो क्या होगा? उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। तो फर्दर उसकी हेल्थ स्टेटस में चेंज आएगा और वो इसका आउटपुट होगा। अगर फिर से उसकी हेल्थ स्टेटस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता तो ये जो साइकिल है फिर से रिपीट होगी और फिर से उसको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, ओके। और फिर से वो हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को रेफर करेगा, ओके। अब हम देखते हैं चार्ट्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है तभी आपको इसमें मॉडल्स लिखना है, जो से प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा है। बट अगर ये कम मार्क्स में आता है तो आपको मॉडल नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको यही चार्ट लिखना है, ओके। क्योंकि ये जो चार्ट है यही हमारा मेन कंटेंट है इस टॉपिक का। तो अब इस चार्ट को स्टडी करते हैं। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो 3 कंपोनेंट से डिस्ट्रीब्यूट होती है लोगों में। सबसे पहला आता है पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद आता है हमारा वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज एंड थर्ड आता है प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर भी हमारे फर्दर 5 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है अर्बन हेल्थ सर्विसेज, ओके। अर्बन हेल्थ सर्विसेज भी हमारी फिर से बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है हमारा अर्बन हॉस्पिटल्स एंड
हेल्थ सेंटर, तो जो हमारा अर्बन एरिया होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स या फिर सेंटर्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हो गए, स्पेशल हॉस्पिटल्स हो गए, लाइक जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही होते हैं, जैसे किडनी के हॉस्पिटल्स हो गए, पर्टिकुलर किडनी के लिए ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे मेडिकल कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना। एंड लास्ट आता है हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एडवांस फैसिलिटीज होती हैं, एडवांस केयर जहाँ पे प्रोवाइड होती है। ओके, देन तो इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, जिसके अंदर फर्स्ट आता है ईएसआई स्कीम। ईएसआई स्कीम का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसको और उसकी फैमिली को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ कवरेज मिलता है, राइट। प्लस जो एम्प्लॉय होता है उसको फ्यूनरल बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, अगर वो फीमेल है तो उसको मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलते हैं, सिक लीव के भी बेनिफिट मिलते हैं, लाइक अगर वो सिक है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तो उसकी सैलरी का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज में ही अमाउंट डिडक्ट होगा, सारा नहीं होगा। ओके, इस तरह के बेनिफिट्स ईएसआई स्कीम के अंडर कवर होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा एफपी इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट आता है थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड है अदर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के अंडर हमारे दो हेल्थ सर्विसेज आती हैं, रेलवे हॉस्पिटल और मिलिट्री हॉस्पिटल। इसके बाद हमारे सेकंड आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स होता है जैसे कि एम्स हो गया, जहाँ पे सरकार तो पैसे देगी बट जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अपने एक्सरसाइज करेगा। ओके, देन थर्ड आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पे सरकार चलाती है लोगों के बेनिफिट के लिए। ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम था, मलेरिया का प्रोग्राम है, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इस तरह से। ओके, देन फोर्थ पे आता है हमारा आयुष। तो आयुष की फुल फॉर्म है, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्धा एंड एच स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने आयुष के सिस्टम को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, जिससे कि आयुष का यूज करके लोगों की हेल्थ केयर को लोगों की हेल्थ को बेसिकली इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर सबसे पहला आता है सब सेंटर। तो सब सेंटर के अंदर बेसिकली 5 to 6 विलेजेस होते हैं और सब सेंटर 3000 से लेके 5000 तक की पॉपुलेशन को कवर करता है, राइट। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सब सेंटर होता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी। इसके बाद अगर हम सब सेंटर पे दी जाने वाली सर्विसेज की बात करें तो मदर के लिए उनको एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर और पोस्टनेटल केयर दी जाती है। बच्चों को असेंशियल न्यूबॉर्न केयर और इम्यूनाइजेशन सर्विसेज दी जाती है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन की फैसिलिटीज दी जाती हैं। उसके बाद जो एरिया में मतलब उस पर्टिकुलर गांव के एरिया में जो डिजीज प्रिवेल कर रही है, ठीक है, उनको कंट्रोल करना भी मतलब लोकल एंडेमिक डिजीज को कंट्रोल करना भी सब सेंटर का काम है, राइट। उसके बाद वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये भी सब सेंटर का काम है। इसके अलावा सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना वाइटल इवेंट्स के, जैसे कि बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड को। इसी के साथ साथ सब सेंटर में माइनर अलाइनमेंट्स के ट्रीटमेंट के फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड होती हैं। इसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो जो एक पीएचसी होता है उसके अंदर 30 to 40 विलेजेस कवर होते हैं, मतलब 20,000 से लेके 30,000 की पॉपुलेशन को वो कवर करता है। एक पीएचसी के अंडर जो है वो 6 सब सेंटर्स आते हैं। ओके, और इसके अंदर जो मैन पावर होती है पीएचसी के, वो एक मेडिकल इंचार्ज होता है और 14 उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम पीएचसी पे दी जाने वाली सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे ओपीडी फैसिलिटीज भी होती हैं, मॉर्निंग में 4 आवर्स के लिए एंड देन इवनिंग या फिर आफ्टरनून में 2 आवर्स के लिए। इसके बाद पीएचसी में 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सर्विसेज दी जाती हैं, जिससे कि इंजरीज या फिर एक्सीडेंट का मैनेजमेंट हो सके। और इसी के साथ साथ जो पीएचसी होता है उसमें इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर 6 बेड की फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है। इसके बाद अगर हम मैटरनल केयर की बात करें तो अगेन मदर को एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है। इंट्रानेटल केयर के अंदर आता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जो पीएचसी है उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। प्लस जो मदर है उसको मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप्स प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा जो मदर है उसको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद उनका टीटनस का इंजेक्शन भी मदर को लगता है। इसके बाद इंटरनेटल केयर के अंडर आता है कि मदर के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट किया जाए, प्लस जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए सारी फैसिलिटीज पीएचसी में हो। इसके बाद जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, और अगर मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है तो मदर
का इमीडिएट रेफरल कराया जा सके। ओके, इसके बाद आता है हमारा पोस्टनेटल केयर। तो पोस्टनेटल टाइम के अंदर मदर को मिनिमम 2 पोस्टपार्टम होम विजिट्स दी जाए। इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूनेटल रेसुसिटेशन की फैसिलिटीज हो, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया की मैनेजमेंट की फैसिलिटीज हो, ठीक है। इसी के साथ साथ इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटीज हो। इसके बाद फैमिली प्लानिंग और काउंसलिंग की जाए लोगों को। और क्योंकि एक पीएचसी के अंडर 6 सब सेंटर आते हैं, तो सब सेंटर की एक्टिविटीज को मॉनिटर और सुपरवाइज करना भी पीएचसी का ही काम होता है। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो 100 विलेजेस को कवर करता है। इसी के साथ साथ 80,000 से लेके 1,20,000 को पॉपुलेशन भी सीएचसी के अंडर आती है। जो सीएचसी होता है उसके अंदर 30 बेड की फैसिलिटीज होती हैं, प्लस जो सीएचसी है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट कंसीडर होता है, प्लस एक सीएचसी के अंडर 4 पीएचसीज आते हैं। अगर हम सीएचसी की फैसिलिटीज की बात करें तो वहाँ पे 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। इसी के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन दोनों के लिए 24/7 डिलीवरी फैसिलिटीज होती हैं। और एमटीपी और लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन सर्विसेज भी सीएचसी में प्रोवाइडेड की जाती हैं। प्लस जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो सब भी सीएचसी से ही डिलीवर होते हैं। इसके बाद सीएचसी में टोटल मैन पावर का नंबर 25 होता है। उसके बाद अदर रूरल हेल्थ सर्विसेज में सबसे पहला आता है विलेज हेल्थ गाइड। तो हर विलेज में 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक विलेज हेल्थ गाइड को अपॉइंट किया जाता है और इसकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। ओके, इसके बाद जो विलेज हेल्थ गाइड का बेसिक काम होता है वो ये होता है कि क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर लोगों के डोर स्टेप पे लोगों को प्रोवाइड करना। ओके, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो विलेज हेल्थ गाइड होता है वो एक लिंक होता है बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर और लोकल कम्युनिटी के बीच में। इसके बाद आता है टीबीए या फिर डाइस। टीबीए मतलब ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस। ओके, तो जो डाइस होती है उनका बेसिक काम क्या होता है कि मदर को एंटीनेटल टाइम पे केयर प्रोवाइड करना, उसके बाद जो बेबी है उसकी डिलीवरी करना, ओके, और माइनर अलाइनमेंट्स का ट्रीटमेंट करना। इसके बाद आता है आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो जो आंगनवाड़ीज थे वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट किए गए थे। और आंगनवाड़ी का मेन पर्पस था जिससे कि चाइल्ड हंगर और माल न्यूट्रिशन को रोका जा सके, ठीक है। और आंगनवाड़ी सिस्टम को मैनेज करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को हायर किया गया। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो भी बेसिकली कम्युनिटी से ही हायर किए जाते हैं और इनको हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर में 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स के रोल की बात करें तो उनका काम होता है कि हेल्थ डे ऑर्गेनाइज करना हफ्ते में 1 या 2 बार। हेल्थ डे में वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स को इकट्ठा करके बेसिक चीज़ों के बारे में उन्हें एजुकेट करते हैं, जैसे कि किस तरीके से अपनी पर्सनल हाइजीन रखें, इम्यूनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एंटीनेटल चेकअप की या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की, इन सारी चीज़ों के बारे में वुमेन्स को अवेयर करना, ठीक है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो जो भी ड्रग्स हैं आशा को इशू करती है। तो इसके बाद आती है आशा। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आशा को 2006 में स्टार्ट किया था और हर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक आशा होनी चाहिए। और जो आशा है वो एक पर्टिकुलर विलेज में ही एक वुमेन रेजिडेंट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आशा की प्रेफरेबल एज 25 to 45 ईयर्स होनी चाहिए। प्लस आशा के पास फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए अप टू 8th क्लास तक की। प्लस जो आशा होती है उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी एक वुमेन आशा के लिए एलिजिबल है। अगर हम आशा के रोल की बात करें तो आशा का काम होता है जनरल अवेयरनेस देना लोगों को अबाउट न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस के ऊपर। इसके बाद आशा का काम है कि लोगों को काउंसिल प्रोवाइड करे ऑन द टॉपिक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एटसेट्रा। इसके बाद जो आशा होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर बच्चों को एस्कॉर्ट करती है हॉस्पिटल फैसिलिटीज में, ठीक है, जैसे कि सीएचसी, पीएचसीज हो गए। ओके, इसी के साथ साथ जैसे कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फीवर हो गया, डायरिया हो गया, फर्स्ट एड हो गया, ठीक है, माइनर इंजरीज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आशा लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। देन प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, देन प्राइवेट कंसल्टेशन सर्विसेज, उसके बाद लास्ट आता है मिशन, ट्रस्ट या फिर रिलीजियस हॉस्पिटल्स। सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।